जनसुराज अभी कौन कौन सा मुहिम लेके आई हुई है, इस सब चीजों के बारे में अभी आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुंदन जी को बुलाते हैं, उनसे सुनते हैं जनसुराज के बारे में। धन्यवाद नजर जी। मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं आपके बगल के गांव जगदीशपुर से बिलोंग करता हूं। जगदीशपुर मेरी मातृभूमि है। जगदीशपुर की धरती पर मैं पला बड़ा हूं और पिछले मैं 10 वर्षों से समाज सेवा का काम कर रहा हूं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो बैडमिंटन टूर्नामेंट हो या अलग कई तरह की प्रतियोगिता हो। तो मैं समाज सेवा का काम अभी भी कर रहा हूं अलग अलग माध्यमों से, और पिछले 3 वर्षों से जनसुराज की मुहिम से जुड़ा हुआ हूं। वो इसलिए कि बिहार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं ये आज नीमा में आपको यहाँ पे तमाम भाई बहनों, पिताजी समान बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आखिर ये जनसुराज है क्या। जनसुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। जन मतलब जनता और सुराज मतलब सुंदर राज। तो प्रशांत किशोर जी ने यह बताया कि आखिर जनता का सुंदर राज कैसे होगा। भारत में आजादी के बाद अलग अलग राज्यों में विकास हुए, लेकिन बिहार का जो दर है ना वो नीचे गिरता गया। तो प्रशांत किशोर जी इस चीज को महसूस किए, क्योंकि वो पिछले 12 वर्षों से भारत की राजनीति में एक अपना अमिट छाप बनाए हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। तो उन्होंने सोचा कि जनता का सुराज कैसे लाना है। इसके लिए उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू की गांधी आश्रम भितियरवा से, पश्चिम चंपारण में जो है वहां से। उन्होंने जब पदयात्रा शुरू की, उस पदयात्रा के दौरान करीबन वो 5,500 किलोमीटर पैदल चले और करीबन 3 से 3,500 गाँवों में गए। और जब वो पैदल घूमे तो उनको गाँव में सबसे ज्यादा जो दिक्कत तकलीफ लगा ना कि गांव में पलायन ज्यादा है। यहाँ के युवा जो है ना वो बिहार से ज्यादा बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने एक चीज ये देखा कि दोनों युवा कमाने के लिए जा रहे हैं। पहला वो जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड का मतलब क्या है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी बाहर ही कमाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि पढ़ लिख करके अगर IT फैक्ट्री में कोई कमा रहा है वो 50,000 लाख रुपए कमा रहा है, कोई मजदूर कमा रहा है तो वो 12-15 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन जा तो दोनों ही रहा है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि जा तो दोनों ही रहा है बाहर कमाने के लिए, दोनों की व्यवस्था बिहार में नहीं है। तो ये उन्होंने सबसे पहला अपना एजेंडा तय किया कि बिहार में कुछ हो ना हो, नली गली सड़क बने चाहे ना बने, लेकिन पलायन को रोकना है। ये उनके एजेंडे में सबसे प्रमुख और पहले स्थान पे उन्होंने इस चीज को रखा। दूसरा क्या उन्होंने देखा कि गांव में बुजुर्ग माताएं बहनें उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करती थी। जब वो घूमते थे तो उनसे लिपट करके माताएं बहनें और वृद्ध जन लोग आके कहते थे कि हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। वो इसलिए कहते थे कि उनको अभी तक जो है ना नीतीश सरकार 400 रुपये का भीख स्वरूप पेंशन पिछले 20 वर्षों से दे रही थी। आपको ये पता होना चाहिए कि 400 रुपये में आज के समय में क्या होता है। अगर थोड़ी सी बीमारी दवाई का खर्चा आ गया तो 400 रुपये में एक दिन का डॉक्टर का फीस भी नहीं होगा, क्योंकि एक डॉक्टर की फीस कम से कम 400-500 रुपये है। तो सोच सकते हैं, इसी वजह से प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को अपने दूसरे मुद्दे में रखा। और तीसरा मुद्दा उन्होंने दिया कि महिलाओं के लिए सस्ता ऋण। अभी जो महिलाएं जीविका समूह से लोन जो लेती है उसका ब्याज जो होता है वो 12% का होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये 12% को घटा करके 4% पे कर दिया जाए तो महिलाएं और भी ज्यादा से ज्यादा ऋण ले सकेगी और कुछ न कुछ अपना छोटा मोटा काम कर सकेगी, अगर उसको कुछ काम धंधा करना है तो। अभी ब्याज ज्यादा होने के कारण कई सारी महिला संकोच करती है कि इतना ब्याज दे पाएंगे कि नहीं, पहले लोन लेंगे ब्याज भी देना पड़ेगा, बहुत सारी समस्या है। इस वजह से महिलाएं कहती है अगर 4% में जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन भी दिया जाता है तो उनको 4.5-5% पे दिया जाता है। उद्योगपति को 4.5-5% पे लोन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्राम और गरीबों को 4% पे लोन नहीं देना चाहती है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। तो प्रशांत किशोर जी ने इनको तीसरे मुद्दे पर रखा। चौथा क्या रखा कि बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देनी है। अब बच्चों को कैसे विश्व स्तरीय शिक्षा देनी है मैं पूछना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ पे पार हो रहा था इसी गांव से, तो मैं देखा था कि यहाँ पे जो सरकारी विद्यालय में 3:30 बजे में पार हो रहा था, परसों शायद शुक्रवार का दिन था वो। तो यहाँ के जो शिक्षक थे
वो पुल पे आ करके बाहर में सब वेट कर रहे थे। बच्चे लोगों को छुट्टी मिल गया था, वो इसलिए इंतजार कर रहे थे कि 4 बजेगा और हम फोटो खींचेंगे और अपना छुट्टी में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते होंगे? करीबन कितने बच्चे पढ़ते होंगे? लगभग 100। शिक्षक यहाँ पे इस विद्यालय में कितने हैं? 4 शिक्षक हैं। एक शिक्षक की सैलरी कम से कम कितनी होगी? 40 से 50 हजार रुपया। अभी जो नया है 50 हजार रुपया सैलरी होगी। 4 शिक्षक है तो उसकी सैलरी हुई 2 लाख रुपए महीने का। सिर्फ अभी मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, बाकी खर्चे की बात मैं बाद में करूंगा। और बच्चे पढ़ रहे हैं 100, तो एक बच्चे के ऊपर कितना खर्च हुआ ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप भाग दीजिए 2 लाख में 100, तो कितना होगा एक बच्चे पे खर्च? 2000 रुपया होगा। आप ये सोच सकते हैं, जरा सा इसको अपने दिमाग पे जोर डालिए कि 2000 रुपया सरकार खर्च कर रही है एक बच्चे के ऊपर, फिर भी ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसको जानकारी नहीं मिल पा रही है जो इसकी मूलभूत जानकारी इसको मिलना चाहिए था। और बगल के किसी प्राइवेट विद्यालय में 500, 700, 800, 1000 रुपया महीना दे रहा है, उसका बच्चा बहुत तेज है। जब आप उसके बच्चे और अपने बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोनों को किसी मामले में कंपेरिजन कीजिएगा कि दोनों की तुलना में जमीन आसमान का अंतर होगा। होता है कि नहीं होता है? क्या हम अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, या ऐसा नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है ये ऐसा? दोनों के बच्चे में अंतर रहता है कि नहीं, सरकारी और प्राइवेट होते हुए। तो सरकार 2000 रुपए इसके पीछे खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। और वहीं पे बगल में प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपए में बच्चा पढ़ रहा है, और वो ज्यादा अच्छा बेहतर कुछ करेगा आपके बच्चे से। करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो सरकार इसलिए ऐसा कर रही है कि सरकार सिर्फ सरकारी विद्यालयों में बच्चे को समेट के रखना चाहती है, उसको शिक्षा नहीं देना चाहती है। अभी देख रही है वोटर ID कार्ड के नाम पर सभी शिक्षकों को ड्यूटी पे लगा दिया है। अब पिछले 1 महीने से ड्यूटी पे है, बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सरकार का काम है करना है। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा जो सबसे ज्यादा आगे लेके जा सकता है, अगर इसलिए शिक्षक को महान और बच्चे को बोला जाता है शिक्षक को कि शिक्षक अगर खराब हो जाए ना तो 3 पीढ़ी बर्बाद कर देगा। अगर ये ऑटो चला रहा है, ऑटो ड्राइवर कहीं कुछ मिसहैपन कर देगा तो क्या करेगा? 2, 4, 5 नागरिकों को कुछ नुकसान कर सकता है। लेकिन शिक्षक अगर नहीं पढ़ाएगा ना वो 3 जिंदगी बर्बाद करेगा। एक पहला जिंदगी क्या, जो बच्चा नहीं पढ़ पाया। दूसरा क्या कि अगर ये नहीं पढ़ पाया तो हो सकता है ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, और अपना बच्चा इसका नहीं पढ़ा तो वो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा हमारा समाज पीछे जाता है शिक्षा के स्तर से। आप देखेंगे भारत के जो तमाम राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, ये सब राज्य जितने जो आगे बढ़े हैं वो शिक्षा के स्तर से ही आगे बढ़े हैं, तभी उन लोगों का राज्य आगे विकसित हो पाया है। किसी भी राज्य की आप तुलना कर लीजिए, जहाँ पे शिक्षा बढ़ा है उस राज्य का सभी चीज बढ़ा हुआ है, वहाँ के लोगों की सोच, मान्यताएं, सभी चीज आगे बढ़ी है, अच्छी हुई है। तो इस मामले में हम लोगों को शिक्षा बढ़ाना है। बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे मिलेगी इसके बारे में हम बताते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है, वो अपना स्कूल प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा ले और वहाँ का सिर्फ रसीद देगी। जन स्वराज की सरकार आने के बाद सरकार की तरफ से उसका पैसा मुहैया कराया देगा। आप बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, पैसा सरकार देगी। ये चौथा मुद्दा था जन स्वराज का। 5वां क्या है, उन्होंने देखा कि किसानों को यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिहार में किसानों को इसलिए दिक्कत होती है कि यहाँ पे जो किसान है ना वो सीमांत किसान है। सीमांत किसान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसानों के पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है। कि अगर किसान को देखा जाए कि यहाँ पे 40-50 बीघा वाले जमीन वाले हमको लगता है इक्का दुक्का मिलेंगे। ज्यादातर लोगों को 1 बीघा, 10 कट्ठा, 2 बीघा इसी तरीका जमीन रहता है। बड़ा जमीन यहाँ पे मालिक नहीं है। या तो जो मजदूर किसान है वो क्या करते हैं, किसान की खेती करते हैं, किसी दूसरे में ठेका या मन ठेका या मजदूरी करते हैं। दूसरी क्या बात है, जो मनरेगा के मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूरों को भी काम सही से नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मनरेगा के मजदूर को अगर हम किसान के साथ अडेप्ट कर दें तो दोनों को फायदा हो जाएगा। एक तो क्या होगा कि किसानी को मजदूर मिल जाएगा, जैसे अभी क्या होता है बिचड़वा का जरूरत होता है, रोपनी का जरूरत होता है, तो महिला रोपनी का भी मनरेगा में अगर उनको एनरोलमेंट कर दिया जाए तो उसको मजदूरी सरकार की तरफ से मिल जाएगा और किसान को रोपनी मिल जाएगा। तो किसान की भी आय बढ़ेगी, किसान का भी बचत होगा, और जो मनरेगा मजदूर है उसको भी मजदूरी मिल जाएगी। तो दोनों को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये एक अच्छा योजना है कि नहीं है किसानों के लिए?
दूसरी क्या बात है कि आप अगर देखते होंगे कि हमारा जो ये गंगा है, हम लोग करीबन गंगा के किनारे ही बसे हुए हैं। गंगा से 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी है, ये गंगा किनारे ही बसा हुआ है। नीतीश जी ने नल जल योजना लाया, चलिए वो जो भी अच्छी बात है। अगर हम लोग गंगा के किनारे बसे होने के बावजूद हम लोगों को सिंचाई और पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है आजादी के इतने वर्षों बाद भी, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं या सरकार हमारी क्या कर रही है। हमारे जो सीमांचल क्षेत्र है, कोसी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जब नदी में पानी आती है तो पूरा इलाका भस जाता है। इवन गंगा के भी जो किनारे, नदी के किनारे, वो सब भस जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें हैं। सरकार सिर्फ ये इसलिए इसको बंद नहीं करना चाहती है कि हर एक साल बाढ़ राहत कोष के नाम पे 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपए सरकार के नाम से फंड जारी होता है। उसमें से 100-200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, 500-700 हजार करोड़ रुपया सबको मंत्री और क्या था प्रशासन सब बांट दिया। सरकार इसीलिए नहीं चाहती है कि बाढ़ आते रहे और हर एक साल हम लोगों को कमीशन बढ़ते रहे। अभी आप देखते होंगे कि हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है। पंचायत सरकार भवन जो ये बन रहा है, ये बिहार से, यहाँ से लोकल लेवल से पास नहीं हो रहा है, ये पटना से पास हो रहा है। और हर एक पंचायत सरकार भवन का कॉस्ट 3 करोड़, 3.25 करोड़ रुपए का है। इसमें से 20% कमीशन पटना में कट जाता है, तो 3 करोड़ का 20% हुआ 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया नीतीश सरकार और उसके मंत्रियों को मिल गया चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव में पैसा बांटने के लिए उनके पास भरपूर पैसा आ गया। अभी वो आएंगे, कैसे कैसे पैसा बांटेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि सरकार बिहार को किस स्तर पे लेके जाना चाहती है, या हमारे नेता हमको किस तरह से इतने वर्षों से ठग रहे हैं, छल रहे हैं। आज तक कोई बात करने नहीं आया कि बच्चों को हम शिक्षा देंगे, कोई नेता बात नहीं करता। वो इसलिए बात नहीं करता कि अगर शिक्षित हो जाएगा ना, ये हमको वोट नहीं देगा, ये जानकार हो जाएगा, ये फिर हमसे सवाल करेगा कि विधायक जी हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ है। अभी मान लिया कि अजय मंडल जी कहता है, सांसद है, कितने लोग उनसे सवाल कर पाते? नहीं सवाल कर पाते, क्योंकि उसको उसकी जानकारी नहीं है। अगर उसको